चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग गौतम बुद्ध के कुछ एंटरटेनिंग फैक्ट को देखेंगे। उनके बारे में कुछ जो जानने की चीज़ें हैं उसके बारे में जानेंगे और उनकी जो प्रमुख 6 संगीतियाँ हुई है उनके बारे में टॉपिक वाइज देखेंगे एक एक करके और उनको बाय ट्रिक भी हम लोग याद करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि गौतम बुद्ध यानी बौद्ध दर्शन है ना। बौद्ध दर्शन, तो ये बौद्ध दर्शन है क्या? गौतम बुद्ध ने जिस बौद्ध दर्शन को बनाया उसमें क्या कहा गया है? तो बौद्ध दर्शन जो है वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में अति से बचने का हिदायत देता है। यानी बौद्ध दर्शन जो है वो किसी भी चीज़ में अति मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होने का हिदायत देता है कि चाहे वो जीवन का सांसारिक सुख हो या फिर दर्दनाक तप हो या फिर आत्म वैराग्य हो। ठीक है ना, वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना, तो उसमें ज़्यादा अति नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति के बौद्धिक साहित्य कला और वस्तु के क्षेत्र में एक नई शक्ति प्रदान की थी। ठीक है ना। गौतम बुद्ध जो थे वो कौन थे? तो वो एक शाक्य वंशी क्षत्रिय थे। इनका जो विवाह हुआ था 16 वर्ष की आयु में दंडपाणी शाक्य की कन्या यशोधरा के साथ हुआ था। इनको एक पुत्र भी हुआ जिनका नाम राहुल था। बाद में उनकी पत्नी और उनका जो बेटा राहुल है वो बौद्ध के खुद भिक्षुक बन गए, उनके ही भिक्षुक बन गए थे। बुद्ध के जन्म के बाद एक भविष्यवक्ता ने बुद्ध के पिता से कहा था कि आपका जो बालक है वो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन अगर उसके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया तो फिर इसे बुद्ध बनने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो ख्याति है वो पूरे संसार में बहुतों काल तक या चिरोकाल तक बहुत काल तक कामयाब बन करके रहेगी, कायम बन कर रहेगी। ठीक है ना, कायम रहेगी। अभी बुद्ध के पिता वो अशोक को सॉरी गौतम बुद्ध को वो चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो नहीं चाहते थे कि गौतम बुद्ध जो है यानी सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध बन जाए। इसके कारण उन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध के आसपास इतना सुख सुविधा, इतना भरपूर भोग विलास को सामने रखा कि उनका जो ध्यान है वो वैराग्य या फिर साधु संत बनने पर जाए ही ना। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा इसमें भोग विलास को इतना भरपूर प्रबंध दे दिया कि वही बात हो गई ना कि गौतम बुद्ध ने जो पहले ही कहा कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए, इनके पिता ने इतना ज़्यादा भरपूर जो आनंद आसपास भोग विलास कर दिया, यही उनका मुख्य कारण बन गया। और यही गलती जो थी उनके सिद्धार्थ के पिता की कि गौतम बुद्ध के मन में जो है वो वैराग्य भाव उत्पन्न इसी के कारण हो गया। ठीक है ना। कहते हैं कि एक बार सिद्धार्थ जो है वो साखियों के संग जो हर होता है ना कि हर महीना में 5 महीना में या फिर 2 महीना में या फिर पर डे जो भी हो, उन लोगों का एक मीटिंग होता था सभी राजाओं का। वहाँ उनके गौतम बुद्ध और जो भी शाक्य के संग थे उनके मन में किसी बात को लेकर के विचारिक मतभेद हो गया, जिसके कारण क्या हुआ कि उनमें मतभेद होने के कारण उनको किसी बात पे मतभेद होने के कारण वो जो शाख के जितने भी संघ थे उन्होंने मिलकर सजा देने का निर्णय कर लिया और गौतम बुद्ध के सामने 2 प्रस्ताव रख दिए, या तो तुम फांसी चाहते हो या देश छोड़ करके जाना चाहते हो। तो सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध, ठीक है ना, जिनका बचपन का नाम था, उन्होंने ये कह दिया कि आपको जो दंड देना चाहें आप दे सकते हैं। लेकिन जो शाक्य के जो सेनापति थे जो कि गौतम बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को जो उस सभा में लेकर के आए थे, उनके ऊपर खतरा मंडराने लगा कि जब इनके पिता को पता चलेगा कि इन दोनों में से कोई भी सजा इन्हें मिली है तो हमारा जीवन जो है वो संकट में पड़ जाएगा। यह जानने के बाद गौतम बुद्ध के जो मन में पहले से ये तो था ही कि वैराग्य का भाव था ही, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर यह कह दिया कि मैं चुपचाप इस देश को छोड़ करके चला जाऊंगा। इससे क्या होगा, आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मेरी जो मनोकामना है, मेरी जो इच्छा है वह भी पूरी हो जाएगी। और इसी के बहाने वो क्या हुआ कि आधी रात को सिद्धार्थ ने अपना महल त्याग कर गोरखपुर के पास एक अमुना नदी है वहाँ पे जा कर के उस तट पर वहाँ उन्होंने अपने जितने भी
राजसी जो वस्त्र थे उसको उतार दिए और केस काटकर खुद को संन्यास्त घोषित कर दिया। उस वक्त उनकी आयु जो थी वो लगभग 29 वर्ष थी। और कठिन तपस्या यानी 6 वर्ष के बाद उनको कठिन तपस्या करने के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। भारत में जो बिहार है, बिहार में जो बोध गया में आज भी वो जो वृक्ष है वो विद्यमान है, जिस वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। और सम्राट कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने इस वृक्ष की एक शाखा को श्रीलंका भी लेके गए थे, तो वहां भी यह वृक्ष है। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि श्रीमद् भागवत महापुराण और विष्णु पुराण में हमें शाक्यों की वंशावली के बारे में उल्लेख पढ़ने को मिलता है। कहते हैं कि राम के जो 2 पुत्र थे, लव और कुश, इसमें लव का जो वंश है वो आगे नहीं चल पाया, लेकिन कुश का जो वंश है वो आगे चला। और कुश के वंश ही आगे चलकर शल्य हुए। और कुश की जो 50वीं पीढ़ी थी वो महाभारत काल में उपस्थित थे। और इन्हीं शल्य की लगभग 25वीं पीढ़ी, उसके बाद की 25वीं पीढ़ी जो है वो गौतम बुद्ध हुए। भगवान बुद्ध ने भिक्षुकों के आग्रह पर, जो उन्होंने भिक्षु आग्रह किया, उनको वचन दिया था कि मैं कभी न कभी पुनः जन्म लूंगा। और उस वक्त से लेकर के अभी तक में, ठीक है ना, 2500 साल का समय ऊपर का बीत चुका है। लेकिन बुद्ध ने, कहा जाता है कि बुद्ध ने बहुत बार जन्म लेने की कोशिश की, लेकिन किसी कारणवश जो भी हो उनका जन्म नहीं हो पाया। हाँ, बुद्ध की अंतिम जो वाक्य था, देह छोड़ने से पहले उन्होंने एक अंतिम जो शब्द बोले थे वो क्या थे कि अप दीपो भव सम्मा सती। मतलब है कि दिए खुद बनाओ, स्मरण करो कि तुम ही एक बुद्ध हो। ये तो बुद्ध की रोचक कहानियां थी। अभी बुद्ध के बारे में कुछ जो एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। क्या पूछे जाते हैं? तो अगर पूछेगा बुद्ध का जन्म पूछेगा तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व में, ठीक है ना। हो गया। पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था शुद्धोधन। माता का नाम, माता 2 थी, एक मायावती और गौतमी, ठीक है ना। गौतमी जो थी, मायावती मतलब गौतम बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन के बाद ये जो मायावती है जिन्होंने गौतम बुद्ध को जन्म दिया, उनका देहांत हो जाता है। और ये जो गौतमी है उनकी बहन यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी ने ही उनका लालन पालन किया, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा था। और उनके बचपन का नाम तो सिद्धार्थ हम लोगों ने पढ़ा। उन्होंने गृह कब त्यागा था? तो 29 वर्ष में। और 6 वर्ष की तपस्या के बाद 35 वर्ष में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध किस कुल के थे? तो शाक्यगण कुल के थे। और उनको ज्ञान की प्राप्ति एग्जाम में यह भी पूछता है कि किस नदी के कारण भी पूछता है और किस वृक्ष के कारण हुआ, किस वृक्ष के नीचे हुआ था। तो वृक्ष जो था वो कौन था? पीपल था। और नदी जो था वो निरंजना यानी फल्गु नदी। सारनाथ में यह भी पूछता है कि जो गौतम बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद पहला उपदेश कौन से स्थान पर दिया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तो कौन से स्थान पर? तो सारनाथ में दिए थे। पूछता है कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। ऐसे याद रख सकते हैं कोरिलेट करके, सबसे ज्यादा सर्वाधिक तो श्रावस्ती। सर्वाधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। श्र से स्व से ये भी है, ठीक है ना। अच्छा, ज्ञान की प्राप्ति पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो उरुवेला में, ठीक है। अच्छा, ये पूछेगा कि मृत्यु कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। हम इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं क्या कि मृत्यु में आदमी को क्या होता है? बहुत कष्ट होता है ना, कुष्ठ होता है, कष्ट और कुशी है ना। तो मृत्यु क्या होता है, कहाँ हुआ था उनका? कुशीनगर में। उनका निवास स्थान जो है वो बेलू वन है, ठीक है। चलिए, अब उनके प्रमुख समितियां जो है, समय समय पर जो संगीतियां हुई है उसके बारे में हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। उसके बाद इन संगीतियों की जो भी चीजें हैं हम लोग बाय ट्रिक याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, पहला देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति। ये जो संगीतियां समय समय पर होती है, ये क्या होता है कि वो जो बौद्ध जो धर्म है उसके बारे में जो जानकारियां हैं, उसके बारे में जो क्या बौद्ध धर्म है उसके बारे में ये जो प्रचार करने का एक प्रकार का मतलब समझ लीजिए माध्यम होता है, ठीक है ना। तो प्रथम बौद्ध संगीति क्वेश्चन पूछता है कि डायरेक्ट ये पूछेगा
कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, ठीक है ना, कहाँ हुआ था। तो जैसे क्या है कि राजगृह के सप्तपुरनी गुफा में 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है ना। इस संगीति के दौरान बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पिटक और शिष्यों के लिए निर्धारित नियमों को विनय पिटक में संरक्षित किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, ये पूछेगा कि बुद्ध के जो शिष्य थे आनंद, आनंद ने सूत पिटक और उपाली जो थे उन्होंने विनय पिटक का संकलन किया या फिर लिखा, ठीक है ना। यह बौद्ध संगति जो थी आजाद शत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में की गई थी, किसके संरक्षण में, तो आजाद शत्रु के संरक्षण में आयोजित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, तो महाकश्यप उपाली थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। चलिए द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में जान लेते हैं कि ये जो द्वितीय बौद्ध संगति है इसका जो आयोजन है वो कब हुआ था। तो इसका जो आयोजन है 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में इसका जो है आयोजन हुआ था, ठीक है ना। इस संगति के संरक्षक जो थे शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक थे। तो फिर पूछता है कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में। दोस्तों आप वीडियो में बने रहे, हम इसको बाय ट्रिक बहुत शानदार तरीके से आपको याद कराऊंगा, ठीक है। इस संगति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो सब्बा कामी थे। द्वितीय बौद्ध संगति में जो विनय पिटक है और अनुशासन के नियमों में विवाद के कारण इस संगति के दौरान बौद्ध धर्म जो है वो अस्थावीर और महासंघिक के नामक दो गुटों में बट गया। महासंघिक जो संप्रदाय थे वो क्या थे, वो बुद्ध को अलौकिक रूप में देने का प्रयत्न किए थे, ठीक है ना। इन्होंने बुद्ध की मूर्तियों की जो प्रतिष्ठा है उसका प्रचार किया था, जो महासंघिक थे ये जो थे। लेकिन अस्थाविर थे जो क्या थे, वो इनके विपरीत थे। वो क्या थे, बुद्ध के मानव रूप की रक्षा करने का प्रयास करते थे, ठीक है ना। इन दोनों में कुछ कुछ मतभेद हो गया था। अस्थाविर का मत था, ये जो अस्थाविर का मत था कि मनुष्य को दुख की निवृत्ति के लिए आत्म कल्याण का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन ये जो महासंघिक है यही इसका विपरीत कहना था कि दुख जो है अपने निवृत्ति के लिए तो करना ही चाहिए, लेकिन प्राणी मात्र के लिए भी करना चाहिए, मतलब और भी प्राणी है उसके लिए भी इन दोनों को ध्यान रखने का, मतलब ध्यान रख करके प्रयत्नशील करना चाहिए था, ठीक है ना। ये छोटा सा अंतर है। चलिए तृतीय बौद्ध संगति क्या है, तो तृतीय बौद्ध संगति जो है इसका जो आयोजन है वो 250 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है ना। पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि तृतीय बौद्ध संगति जो है इसका आयोजन किस स्थान पर हुआ था, तो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था। इस संगति के संरक्षक कौन थे, तो अशोक थे, ठीक है ना। तथा इस संगति की अध्यक्षता जो है वो किसने की थी, तो मोगली पुत्र तिस्त ने की थी, ठीक है ना। किसने की थी, तिस्त ने की थी। चलिए ठीक है, क्या है कि इस संगति के दौरान अभिधम पिटक इस संगति के दौरान जो है वो अभिधम पिटक का संकलन किया गया था तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियम का निर्माण किया गया था। इस प्रकार अब बौद्ध धर्म की जो शिक्षाओं का जो 3 ग्रंथों में संकलित था उन्हें ही त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता था, तो त्रिपिटक कहा जाता था, ठीक है ना। चलिए तीसरा बौद्ध संगति हो गया। अब हम लोग चौथे बौद्ध संगति की ओर आते हैं कि चौथा बौद्ध संगति, इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। कब हुआ था, तो 72 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कुषाण शासक किसके शासनकाल में, तो कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में या संरक्षण में इसका आयोजन हुआ था तथा इस संगति की अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष जो थे वो अश्व घोष ने की थी। इस संगति के दौरान जो है विभाषा शास्त्र नामक
टीका का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म के संप्रदायों में हीनयान और महायान ये दोनों में विभाजित हो गया। ठीक है ना। ये हीनयान और महायान जो थे इनके कुछ थे कि हीनयान जो थे वो क्या है, दो भागों में बट गए। तो हीनयान का ये मानना था, ठीक है ना, कि हीनयान जो है वो दोनों यानों में पुराना है। ठीक है ना, ठीक है ना। हीनयान महायान में हीनयान पुराना है। हीनयान जो थे वो पाली भाषा को महत्व देते थे और जो महायान थे वो संस्कृत भाषा को महत्व दिया करते थे। मुख्य रूप से क्या होता था कि ये जो हीनयान है वो दक्षिण पूर्व एशिया यानी वियतनाम को छोड़ करके उस एरिया में फैला हुआ है। ठीक है ना। लेकिन जो महायान है वो भारत के उत्तर में अधिक है और जैसे तिब्बत हो गया, चीन हो गया, भारत के ऊपर साइड में जो है मंगोलिया हो गया, जापान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो महायान, ठीक है ना, महायान के हैं। ठीक है ना। हीनयान जो थे उनमें क्या था कि व्यक्तिगत निवारण की जो प्राप्ति थी। लेकिन महायान में क्या है कि समस्त संसार को जो मुक्ति कराने का इनका विचार जो था, ये छोटा सा हीनयान और महायान में अंतर है। ठीक है ना। चलिए, पांचवा जो बौद्ध संगति है इसका जो आयोजन है वो बर्मा के मांडले में 1871 ईस्वी में किया। ठीक है ना। इसके संरक्षक कौन थे? तो मिनंद मीन थे संरक्षक। इस संगति के आयोजन वही उन्होंने ही किया था। ठीक है ना। इस संगति की जो अध्यक्षता है, ठीक है ना, जगर विभामश और नारिंदिनी बी नारिंद बिज भिद नारिंद भिदजा तथा सुमंगल समी ने की थी। ठीक है ना। सुमंगल समी ने की थी। इस संगति के दौरान बुद्ध की सभी शिक्षाओं की व्याख्या तथा व्यवस्थित जांच की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनमें से किसी नियम को बदला या हटाया गया है। ठीक है ना। अंतिम छठा बौद्ध संगति देखेंगे। इसका आयोजन जो है वो कहाँ हुआ? काबा में 1954 ईस्वी में किया था। ठीक है ना। इस संगति के जो संरक्षक है वो बर्मा सरकार के प्रधानमंत्री यू नू के नेतृत्व में आयोजन किया गया। इस संगति की जो अध्यक्षता थी वो महर्षि सयादव और भंतता ने की थी। भंतता, ठीक है ना, विशिष्ट सारा विभावस्सा ने की थी। इस संगति का जो आयोजन है इसका जो मूल था वो क्या था? धम्म और बिने पिटक को संरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है ना। इस संगति के जो दौरान पाषाण गुहा का निर्माण किया गया था जो भारत के सप्तमूर्ति गुफा के समान है, जहां पे प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। इस संगति में 8 देशों के 500 बौद्ध विद्वानों ने भाग लिया था। चलिए अब हम लोग शानदार ट्रिक से इसको याद करते हैं। जैसे एग्जाम में पूछेगा अगर कि प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति और पांचवी बौद्ध संगति को कौन कौन से स्थान पर हुआ था आयोजन, डायरेक्ट ये पूछेगा कि तीसरा का स्थान कहाँ हुआ था। तीसरा जो है बौद्ध संगति का जो था वो कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा का कुंडलवन में। दोस्तों यहाँ पे मैं जितना भी ट्रिक याद कराऊंगा वो सिर्फ 5 तक के लिए होगा। जो छठा बौद्ध संगति होगा आप उसे डायरेक्ट वीडियो में जाकर के उसको याद कर लेना। ठीक है। अब स्थान कौन कौन सा है तो हम डायरेक्ट स्थान के लिए कौन सा याद रखेंगे? रावे पाक बा। ठीक है ना। अभी देखिए, रा से क्या होगा? राजगृह। वे से क्या होगा? वैशाली। पा से क्या होगा? पाटलिपुत्र। क से क्या होगा? कुंडलवन। और बौ से क्या होगा? बर्मा। अगर आप इस ट्रिक से आप याद नहीं करेंगे, ये सुनने में आपको अटपटा लगता होगा तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा किसमें है, कौन सा किसमें नहीं है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। और आप ऐसा नहीं है 5-10 बार रिपीट कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। स्थान डायरेक्ट तो ऐसे ही याद करना। आपको कैसे याद करना है? ये स्थान और ये रावे पाकबा ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है। अगर हमें शासन काल के बारे में अगर पूछे कि शासन काल जो है, और सब तो सीरियल वाइज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बौद्ध संगति और पांचवा बौद्ध संगति। अगर हमसे पूछे कि शासन काल, तो शासन काल के लिए कौन सा ट्रिक याद रखेंगे? अक्का अक मीन।
अक्का अक मीन, यानी ये जो है पहला बौद्ध संगीति, ये जो है दूसरा बौद्ध संगीति, ये जो है तीसरा बौद्ध संगीति, ये जो है चौथा बौद्ध संगीति और ये जो है पांचवा बौद्ध संगीति। अ से क्या होगा अजात शत्रु, का से क्या होगा कालाशोक, अ से क्या होगा अशोक, क से क्या होगा कनिष्क और मिन से क्या होगा तो मिंदन मीन। ठीक है, अभी तीसरा पूछेगा ये कि अध्यक्षता, अध्यक्षता पूछेगा। तो अध्यक्षता के लिए क्या याद रखेंगे हम लोग ट्रिक, अध्यक्षता के लिए महासभा का मौली मित्र जो है सूना जग है। ठीक है, जिसमें का को मैंने कट कर दिया और है को कट कर दिया है, यानी ये जो है वो पहला, सभा जो है वो दूसरा, ये जो है मौली ये क्या है तीसरा। ठीक है ना, ये मौली जो है वो तीसरा, ये जो मित्र जो है ये क्या है चौथा और ये जो सूना जग है इसको याद रखेंगे पांचवे के लिए। ठीक है ना, अब हम देखते हैं महासभा का मौली मित्र सूना जग है। अगर आप इस ट्रिक से आपको याद नहीं करोगे, ये ट्रिक अटपटा लग रहा है, तो दोस्तों ये भी आपको बहुत आप कंफ्यूज हो जाओगे, हमेशा कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है कि अध्यक्षता किसने की थी, तो डायरेक्ट आपको ऐसे याद रखना है, अध्यक्षता किसने की थी महासभा का मौली मित्र सूना जग है, महासभा का मौली मित्र सूना जग है। अब महा से क्या होगा तो पहला बौद्ध संगीति जो है महा, तो महाकश्यप उपाली ने, दूसरा किसने किया था तो सब्बा कामी ने, तीसरा किसने किया था मौली यानी मोगली पुत्र तिस्त ने। ठीक है ना, चौथा किसने किया था तो वसुमित्र ने, पांचवा किसने किया था तो सूना जग है ना, सूना, सू से क्या होगा तीन आदमी थे तो सू से क्या हो जाएगा नाम सुमंगल स्वामी। ठीक है ना से क्या हो जाएगा नारिंदन भिजदा और जग से क्या हो जाएगा तो जगर विवाह मस। दोस्तों खाली आप ये जो पहला अक्षर है सूना जग याद रहेगा ना, तो आपको तीनों ऑप्शन में से कुछ भी दिया रहेगा तो आप ऑटोमेटिक इसको टिक कर दोगे ऑप्शन देख करके। ठीक है ना दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है, तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत ही जल्द किसी फिर नए टॉपिक को बहुत शानदार तरीके से आपको याद कराने के लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू।